किसी भी एजेंट के पास ना जाए, बहुत इजी प्रोसेस है, मैंने खुद ही किया है। मुझे रिजल्ट अच्छा, आ गया था। हाँ 8 to 9 डेज में वीजा आपका ग्रांट हो गया था। जी मुझे अप्रूव। कवर लेटर बहुत इजी होती है जी, देखिए जी हर चीज़ अभी अवेलेबल है गूगल पर, आप चेक करें, इसमें यूट्यूब में सब अवेलेबल है, हाउ टू अप्लाई। जैसे अगर आपने आप YouTube से देख के अप्लाई किया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, बारिश एंड बारिश, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज मैं मौजूद हूँ कैलगरी में, और कैलगरी में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खुद अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है और ख़ुद यहाँ पर कनाडा पहुँचे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की और कनाडा को कैसा पाया और अब तक उनका कैसा एक्सपीरियंस है। सो आइए आपका तारुफ कराते हैं उनसे। जी फैज़ान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। भाई आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि कनाडा आप पहुंचे, लास्ट वीक आप कनाडा पहुंचे हैं, जी, कनाडा कैसा पाया आपने? मैं लास्ट वीक पहुंचा हूँ और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा भाई, और बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड है यहाँ पर। लोग तो कहते हैं यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे होता है, लेकिन यहाँ सहूलतें भी हैं। आप ज़रा दूसरे लोग भी तो रह रहे हैं, और यहाँ पर अगर रह रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर सर्वाइव करना इजी है, कोई इशू नहीं है। हर जगह आपको हीटर मिलेंगे और इतना पता नहीं चलता। ज़रा बाहर तो ठंड होती है। सही। तो फैज़ान भाई ये बताइएगा कि इससे पहले आप कहाँ, किस कंट्री में मौजूद थे? मैं दुबई से आया हूँ। सही। दुबई से। इससे पहले आप दुबई में जॉब कर रहे थे वहाँ पे? मैं दुबई में जॉब कर रहा था। सही। हाँ। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री दुबई के अलावा भी आप किसी हाँ, और कंट्री में मैं रहे? गया हूँ, टर्की गया हूँ, इजिप्ट गया हूँ। अच्छा। और गया हूँ मैं जापान, और अभी सऊदी से फिर इधर आया हूँ। तो इन तमाम ममालिक में से सबसे बेहतर मुल्क कौन सा आपको लगा? कौन से कंट्री को आपने बेस्ट पाया है? मुझे तो कनाडा अच्छा लगा भाई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वो सपोर्ट करती है। लोग कैसे यहाँ के? लोग बहुत अच्छे वेलकमिंग हैं, और जैसा जहाँ जिसको भी बताओ कि मैं अभी न्यू हूँ, तो उनका बस यही जो अल्फाज होते हैं कि वेलकम टू कनाडा। इवन वो एशियंस हैं, इवन वो जो यहाँ के लोकल्स हैं, कैनेडियंस हैं। और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी खुशी होती है कि एटलीस्ट यहाँ पर सपोर्ट करने वाले लोग हैं। सही। तो कनाडा की क्या ख़ास बात आपको अच्छी लगी है? किस चीज़ ने आपको क्लिक किया? मुझे यहाँ पर ये है कि कोई रेसिज्म नहीं है, और वेलकमिंग लोग हैं। और मुझे जो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट वो जो ना वो सपोर्ट करती है। सही। जो हम लोगों को चाहिए होता है। सही। और लैंग्वेज के हवाले से भी यहाँ पे इंग्लिश अगर आपको आती है तो अच्छी है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो गुड इनफ, नहीं तो यहाँ पर फ्रेंच का भी ऑप्शन है। यहाँ पर है। मेरे साथ मैं जब आया हूँ जहाज़ में दुबई से, जब मैं टोरंटो आया हूँ, तो टोरंटो में मेरे साथ थे वो मेरे साथ जो बैठे हुए तो कैनेडियन थे, तो मुझे अच्छा। आइडिया नहीं था वो फ्रेंच बोल रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने उनसे पूछा कौन सी लैंग्वेज है, तो मैंने सोचा फ्रांस से हैं। मैंने कहा मैं कैनेडियन हूँ, मैं क्यूबेक से हूँ। अच्छा। तो उनकी जो सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है, लेकिन वो इंग्लिश भी बोलते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे, आपको लगा कि यहाँ ये तो मैं किसी फ्रेंच कंट्री में जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन नहीं इंग्लिश बोलते हैं। और उन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया कि जहाज़ में ही। मैंने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और ऊपर से सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप किसी भी यहाँ कैनेडियन को बोलेंगे मैं न्यू हूँ, तो वो आपको जो ना सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कहीं जाना हो, आपको जो ना थोड़ी सी हेल्प करेंगे, अच्छा गाइड करेंगे। ये बताइए कि आपने कनाडा का वीज़ा खुद अप्लाई किया और कामयाबी हासिल की, या आपने किसी को पैसे दिए, एजेंट को, कंसल्टेंट को? वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं शायद। नहीं, ये मैं खुद अपने टिकटॉक पर बताता हूँ, और मेरे एक दोस्त हैं वो भी लाइव पर आते हैं। हम लोगों को यही बताते हैं कि इस चीज़ से अवेयर रहें कि खुद अप्लाई करें, किसी भी एजेंट्स को नहीं करें। आप यकीन करें, मेरा दोस्त था, और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि मेरा दोस्त था, वो मुझसे बस कुछ अंदर से नाराज़ था कुछ किसी बात पर ना। तो उसने एक टिकटॉक पर आते हैं जो ना उसामा, इस तरह कुछ नाम है, उसामा जडेजा, जो भी पता नहीं, टिकटॉकर है दुबई के अंदर। उसने 2000 दिरहम अपने दिए, और अपने साथ में दोस्तों के साथ मिलकर ईच पर्सन ने 2000 दिरहम। किस लिए? अप्लाई करने के लिए? अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसने स्टेटमेंट नहीं ली। उसने कहा विदाउट स्टेटमेंट आपको हम अप्लाई करेंगे, तो उनके रिफ्यूज़ हुए हैं। तो कहने का मतलब किसी भी एजेंट के पास ना जाए, बहुत इजी प्रोसेस है, मैंने खुद ही किया है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए? मैं बताता हूँ। देखें, इसके लिए चाहिए होता है कि आपकी जो जॉब्स है, जैसे कि मैंने अपना वीज़ा लिया हुआ था दुबई के अंदर ना, तो अब इसमें सीन ये होता है कि आप स्टेटस अच्छा हो, डेजिग्नेशन होती है उसकी अच्छी होनी चाहिए। आप थोड़ा सा प्रोफेशनल जो हो, आपका डेजिग्नेशन हो वो दिखाएं, आपकी जॉब हो और रेगुलर इनकम हो। जो आपकी स्टेटमेंट है उसको मेंटेन बनाएं। 6 मंथ इसकी स्टेटमेंट चाहिए होती है, एनओसी लेटर चाहिए होता है, कवर लेटर चाहिए होता है, और 6 में जैसे मैंने बताया 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए। और इसकी चाहिए जी, अगर आपको कोई इन्विटेशन में था, मेरा तो इन्विटेशन था, मुझे होटल बुकिंग और टिकट, डमी टिकट जिसको बोलते हैं, वो नहीं चाहिए। तो जिसने खुद अप्लाई किया है
तो ये ऑप्शन है कि आप होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। होटल बुकिंग करें, ऑनलाइन फ्री होती है। उसके बाद आप डमी टिकट करें, वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को 15-20 दिरहम दे के वो कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो चाहिए होती है इंश्योरेंस चाहिए होती है। इंश्योरेंस वो 100 दिरहम की मिल जाती है, इंश्योरेंस चाहिए होती है। और इसकी जो पोर्टल है IRCC पोर्टल है और उस पे जाके आप अप्लाई कर हाँ, कर जैसा कि मैंने GCK से किया था। अच्छा। मैंने GCK से खुद किया था और GCK से करने के बाद मुझे खुद ही विदिन 8 to 9 डेज मुझे रिजल्ट अच्छा। आ गया था। हाँ, 8 to 9 डेज में वीज़ा आपका ग्रांट हो गया था? जी जी, मुझे अप्रूवल जो मिलती है 21 अगस्त को मैंने अप्लाई किया था। तो 22 को मेरे बायोमेट्रिक का लेटर आ गया था, तो मुझे जो ना मिल गई थी अपॉइंटमेंट सेम उसके नेक्स्ट डे को ही। फिर उसके बाद मेरा 31 अगस्त को मेरा अप्रूव हो गया था वीज़ा। उसकी वजह क्या है कि आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, नीट एंड क्लीन हो, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपका फौरी तौर पर भी हो सकता है। हो सकता है। आपके असल में सामने होता क्या है, होता ये है कि आप जो हो ना रियल हो, मतलब रियल दिखाओ। जैसे मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, थोड़ी सी इनविटेशन था, आप खुद अप्लाई कर रहे हो ना, आप उसमें कुछ फेक नहीं लगाओगे। आप उसमें ये है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपने हिसाब से लगाओगे, क्योंकि खुद अप्लाई कर रहे हैं। जो एजेंट्स होते हैं वो उनको परवाह नहीं होती। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनको मिल रहा तो वो कहेंगे छोड़, बस अप्लाई कर देते। उन्होंने अपने पैसे ले लिए हैं। इसकी 520 दिरहम इसकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है। और विद बायोमेट्रिक दिरहम में 40,000 बनती है पाकिस्तानी। 40,000, हाँ 40-45 हज़ार इतने बनते हैं। और जब लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, जब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो वो क्या करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ीस ले ली होती है। अगर फेल हो गया भी तो उनको क्या मसला है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, सऊदी अरब में हैं, बहरीन में हैं या इंडिया पाकिस्तान में हैं, खुद अप्लाई करें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ? अगर एलिजिबल हैं तो यकीनन उनका वीज़ा ग्रांट होगा। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैंने जैसे जापान हो गया, टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी, खुद ही अप्लाई किए, सब खुद ही किए। मैं कभी किसी एजेंट के पास नहीं गया, ये भी मैंने खुद ही किया था। खुद ही करें। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा। तो खुद ही करें। अब होता क्या है कि लोग इसमें ये करते हैं कि आप जो पैसे दे देते हैं, पता नहीं होता उन लोगों को, बस पैसे दे के एजेंट को जो अपना वीज़ा ख़राब करते हैं। वीज़ा रेशो जो उनकी एक दफ़ा रिजेक्शन हो जाती है, फिर उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में हिस्ट्री उनके सिस्टम में आ जाता है। तो अब होता क्या है कि आप चेक करें, इसमें यूट्यूब में सब अवेलेबल है, हाउ टू अप्लाई। जैसे अगर आप यूट्यूब से देख के अप्लाई किया? जैसे मैंने उसको पहले देखा, फिर उनकी वेबसाइट को पढ़ा, फिर ज़रा इंग्लिश देख के उसको देखा कैसे होती है। सही। तो फिर उसमें होता है ना कि आप एक दफ़ा खुद करेंगे, प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं कि आप अप्लाई करें, एक दफ़ा करें होता कैसे है, होता कैसे है। किसी ऐसे मतलब 1-2 दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा पता भी होता है, उनसे पूछ के ये होता है कि आप एक दफ़ा खुद कर लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि होता कैसे है। इसी काम के डॉक्यूमेंट्स आपके लेते हैं एजेंट, कंसल्टेंट, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके पैसे लेते हैं। उसके पैसे लेते हैं बस यही उनका काम होता है। वो खुद ही करेंगे, उन्होंने कोई खास काम करना नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी कवर लेटर वगैरह आपने खुद ही बनाया अपना? कवर लेटर बहुत इजी होती है। देखिए जी, हर चीज़ अभी अवेलेबल है गूगल पर। आप गूगल पर लगा लेंगे कनाडा का जो कवर लेटर है वो कैसे होता है, आपको सामने नज़र आ जाएगा। आप जैसे आप कनाडा का अप्लाई करते हैं वीज़ा, आपको सामने नज़र आ जाएगा आप कैसे GCK से अप्लाई करते हैं, A to Z, IRCC का A to Z आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें तो आपको पता है कि हर चीज़ अवेलेबल है। लास्टली क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा सर कि जितने भी हमारे दोस्त हैं देखने वाले, कि प्लीज़ खुद वीज़ा अप्लाई करें, किसी एजेंट के पास ना जाए। सिर्फ एजेंट के पास वो जाते हैं जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, जो एजेंट जैसे बोलते हैं वो वैसे करते हैं। क्योंकि एजेंट का काम होता है आपसे पैसे, जब तक उसने अप्लाई नहीं करना आपको उसने कहानियाँ बेचनी होती हैं। सही। जिस दिन उसने अप्लाई कर दिया, आप वो उसके लिए आप मरें या जिए उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उसने पैसे ले लिए। उसने कोई और आगे कह देना है कि ये आपकी ये वजह है जिस वजह से रिफ्यूज़ हो गया। भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। हम वैसे की तरफ से नेक्स्ट टाइम दोबारा करेंगे, क्योंकि उसने तो पैसे ले लिए होते हैं। सही। तो नेक्स्ट मैं यही कहूँगा भाई, जो करें खुद करें, अप्लाई करें। जी फैज़ान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। राइट।